नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा पर्यावरण एवं जनसंख्या अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि आने वाले एमएड एंट्रेंस एग्जाम, नेट का एग्जाम, यूपीपीएससी, एसआई, एसएससी और सुपर टेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, पर्यावरण जनसंख्या अध्ययन से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो उसी से संबंधित अति महत्वपूर्ण मानते हुए इस वीडियो में शामिल किया गया है जितने भी क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हो चुके हैं उसमें इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, जो लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, उसी टाइप्स के क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। तो बने रहेगा शुरू से लेकर के अंत तक। और जिन लोगों ने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं। और इसके पहले मैंने जो इससे संबंधित एक वीडियो प्रोवाइड करा दी है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से आप जाकर के उस पहले वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम किसके द्वारा परिभाषित किया गया था। आर्थर टांसले, अल गोर, अर्नइस सवंते और डी दिया गया है मोबियस। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र जिसको हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, परिभाषित किया था आर्थर टांसले ने। याद रखेंगे, विकल्प आपका ए सही उत्तर है। आर्थर टांसले ने जो है सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को 1935 ईस्वी में परिभाषित किया था। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व है जिसने वर्ष 1966 में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का सबसे पहले उपयोग एवं परिभाषित किया। एच रेटर, हैकल, चार्ल्स एल्टन, ओदुम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अर्नेस्ट हैकल ने जो है वर्ष 1966 में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को सबसे पहले उपयोग एवं परिभाषित किया था। याद रखेंगे, विकल्प आपका बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। मालाबार तट से, सुंदरवन में, कच्छ के रण में और डी दिया गया है तटीय उड़ीसा में। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसमें जो है भारत की जो सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पति सबसे अधिक एवं विस्तृत रूप में दिखाई देती है। तो याद रखेंगे, मैं सुंदरवन में, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं। जनसंख्या, जैव समुदाय, जैव विविधता और डी दिया गया है पारितंत्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए जनसंख्या कहते हैं। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है। सदैव उल्टा, सदैव क्षैतिज, कभी कभी विकर्ण और डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। जो ऊर्जा पिरामिड होता है वह सदैव उल्टा होता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दो परितंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं बायोम, बायोटाप, इकोटोन और डी दिया गया है बायोस्फीयर। तो दोस्तों, दो परितंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं इकोटोन, यानी विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे, दो परितंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को जो होता है इकोटोन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं। 2, 3, 4 और 5। दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं। तो आपका विकल्प हो जाएगा सी 4 कड़ियां होती हैं। आइए उसको फिगर के माध्यम से देखते हैं कौन कौन सी कड़ियां होती हैं। देखिए दोस्तों, पहला कड़ी होता है आपका उत्पादक, दूसरा होता है प्राथमिक उपभोक्ता और तीसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा होता है तृतीयक उपभोक्ता। तो ये 4 कड़ी चलती है आहार श्रृंखला में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे अजैव स्थिति में शामिल नहीं किया जाता है। जल, मृदा, तापमान और डी दिया गया है जीवाणु।
तो पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, जैव स्थिति में शामिल नहीं किया जाता है। अजैव स्थिति में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु को। जीवाणु को जो है अजैव स्थिति में शामिल नहीं किया जाता है। और जैसे कि जल, मृदा और तापमान, ये जो होते हैं अजैव स्थिति यानी कि अजैविक घटक की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे आप रुकना चाहूंगा कुछ सेकंड के लिए। देखिए तो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, मुख्य रूप से दो संघटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। जो कि अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं जल, मृदा और तापमान। जो कि जीवाणु जो होता है वह आता है जैविक घटक के अंतर्गत। और जो जैविक घटक होते हैं इसके अंतर्गत जो है मुख्यतः उत्पादनकर्ता, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से इतनी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिया गया कि जलवायु और मौसम की स्थिति के संदर्भ में वातावरण की सबसे गतिशील परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल और डी दिया गया है मध्यमंडल। तो दोस्तों जो जलवायु और मौसम की स्थिति के संदर्भ में वातावरण की जो सबसे गतिशील परत होती है वह होती है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। आपका विकल्प हो जाएगा ए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में, कार्बन चक्र में और डी दिया गया है फास्फोरस चक्र में। तो दोस्तों सौर ऊर्जा की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह किस में होती है, कौन से चक्र में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्बन चक्र में। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मीना माता रोग के लिए जिम्मेदार है? पारा, कैडमियम, क्रोमियम और डी दिया गया है लौह। तो मीना माता रोग के लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरकरी यानी विकल्प आपका पारा जो है वह मीना माता रोग के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में से कौन सा जीवाश्म ईंधन के जलने से CO2 के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है? दोस्तों CO2 क्या होता है? CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो चीन, रूस, उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय संघ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका सी उत्तरी अमेरिका जो होता है जीवाश्म ईंधन के जलने से CO2 के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, मेनिनजाइट्स, डायरिया और डी दिया गया हैजा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। हैजा जो होता है एक जल जनित रोग होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया कि निम्नलिखित में से हरा मफलर शब्द किस प्रकार के प्रदूषण से जुड़ा हुआ है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, परमाणु प्रदूषण और डी दिया गया है ध्वनि प्रदूषण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो हरा मफलर है जिसे हम ग्रीन मफलर के नाम से भी जानते हैं। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ग्रीन मफलर का संबंध कौन से प्रदूषण से है? तो यह होता है ध्वनि प्रदूषण से। विकल्प आपका डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल को शुद्ध करने की एक विधि नहीं है? रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको हम RO के नाम से जानते हैं, पैरावैगनीकरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आसवन और डी दिया गया है जल स्रोत का वाष्पीकरण। तो दोस्तों कौन सी विधि जो है जल को शुद्ध करने की विधि नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आपका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा पैरावैगनी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक नहीं है? कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और डी दिया गया है हाइड्रोजन के ऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका डी हो जाएगा हाइड्रोजन के ऑक्साइड जो होता है एक वायु प्रदूषक नहीं होता है, जबकि कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं एक वायु प्रदूषक गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है? सल्फर डाइऑक्साइड, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी दिया गया है CO2। तो दोस्तों कौन जो है ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस है? तो विकल्प आपका सी सही उत्तर है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन छिद्र के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में से सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? परमाणु विखंडन, रासायनिक क्रिया, परमाणु संलयन और डी दिया गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है वह होता है परमाणु संलयन। आपका विकल्प जो है बी सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है परमाणु संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षय यानी शाश्वत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? सौर, कोयला, सागरीय लहरें और डी दिया गया है पवन स्रोत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला जो है एक अक्षय यानी शाश्वत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जबकि सौर ऊर्जा यानी सागरीय लहरें, पवन स्रोत ये जो होते हैं अक्षय ऊर्जा के स्रोत की श्रेणी में आते हैं, और जो कोयला होता है वह अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में आता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बायोगैस है, बायोगैस क्या है? मीथेन जो कि 50 से 70%, और बी दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 30 से 40%, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जो, और डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बायोगैस जो होता है वह मीथेन होता है। विकल्प आपका ए सही उत्तर है, जिसमें 50 से 70% का भागीदारी होती है मीथेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दुनिया का पहला सीएनजी पोर्टल टर्मिनल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और डी दिया गया है कर्नाटक। ये करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। तो दोस्तों दुनिया का पहला सीएनजी पोर्टल टर्मिनल जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए दोस्तों बायो रॉक टेकोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किसके क्षरण से है? जैव विविधता, प्रवाल भित्ति, समुद्री द्वीप और डी दिया गया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। दोस्तों याद रखेंगे बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध जो है यह है प्रवाल भित्ति से। याद रखेंगे। विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौर पैनल के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? गोल्ड का, कॉपर का, चांदी का और डी दिया गया है निकल का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सौर पैनल के निर्माण में जो है चांदी धातु का प्रयोग किया जाता है। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सौर सेल परिवर्तित करता है, जो एक सौर सेल होता है क्या परिवर्तित करता है? उष्ण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उष्ण ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और डी दिया गया है सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो दोस्तों जो एक सौर सेल होता है वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है यानी परिवर्तित करता है। विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि मैब यानी मैब का अर्थ है मैन एवं बायोमी, मैन एवं बायोडाइवर्सिटी और डी दिया गया है सी दिया गया है मैन एवं एंड बायोस्फीयर और डी दिया गया है मैन एंड बायो साइंसेज। तो दोस्तों जो MAB का फुल फॉर्म होता है तो वह होता है मैन एंड बायोस्फीयर। विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे मैन एंड बायोस्फीयर जो होता है MAB का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व विरासत स्थल को सम्मान देती है? संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को और सी है विश्व बैंक और डी दिया गया है UNHRC। दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से कमेंट में देना है। आप कमेंट करके इसका उत्तर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।